हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त एसपी सुंडा जो पढ़ाता हूं आपको केमिस्ट्री। कक्षा 12 की केमिस्ट्री अपन स्टार्ट कर चुके हैं। पहला पार्ट विलियन अपने अंतिम पड़ाव में है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सभी बच्चों को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हो सकता है ये वीडियो एक दो दिन आगे पीछे अपलोड हो, तो आप उस तरह से शुभकामनाएं एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो ठीक है। अभी अपन आज अपने पाठ के अंतिम पड़ाव में है। विलियन जो अपना पाठ था, इधर उधर की बातें ज़्यादा न करने की बजाय अपन टू द टॉपिक टू द पॉइंट चलते हैं, ताकि आपका मन लगा रहे, आपको भी लगे। अगर हमें इधर उधर की बातें करनी होगी तो अपन अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट तो हो गया ना जी? स्टार्ट हो चुका है। देखो, अपन पढ़ रहे हैं विलियन। विलियन इसमें अपन पढ़ रहे हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य, चार अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े अपन ने। पहला पढ़ा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। उसके लिए अपन ने फॉर्मूला लिखा था लास्ट में, डेल पी बटा पी वन नोट बराबर एन टू बटा, ठीक है। 2 नंबर पे अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक, क्वथनांक में वृद्धि। और इसको कहा था डेल टीबी बराबर, सॉरी, डेल टीबी समानुपाती स्मॉल एम, मोललता। फिर अपन ने 3 नंबर पे पढ़ा था हिमांक अवनमन। अवनमन, और इसका भी फॉर्मूला अपन ने लिखा था डेल टी एफ समानुपाती। और 4 नंबर पे अपन ने पढ़ा परासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस परासरण। इसमें अपन ने लिखा पाई बराबर सी आर टी। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्य गुणधर्म अपन ने पढ़ लिए। अब जो आज का टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा वॉन्ट होप गुणांक। वांट होप गुणांक, अब क्या है वॉन्ट होप गुणांक वो समझते हैं। देखो, अणुसंख्य गुणधर्म है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर? अणुओं की संख्या पर। और अणुसंख्य गुणधर्म में अपन ने चार जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनमें पहला अपन ने सूत्र लिखा एल पी बटा पी वन नोट बराबर एन टू बटा एन वन। अब अपन है ना, इसको डेल पी को ऐसे लिख सकते हैं, अपन डेल पी को ऐसे लिख सकते हैं पी वन नोट माइनस पी टी बोल दे चलो, कि पहले जो वाष्प दाब था वो पी वन नोट था, और जब उसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया और वाष्प दाब में जो कमी आ गई, उसके बाद में विलियन का वाष्प दाब हो गया पीटी, तो उसमें कमी आ गई। तो डेल पी क्या है बोला? पी वन नोट माइनस पी टी। पहला समीकरण अपन इसको दे। दूसरा अपन ने पढ़ा क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ये लिखा अपन। चलो इसको मैं समानुपाती चिन्ह हटा के, डेल्टा टी बी बराबर ए बी, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक अपन ने इसको कहा। समीकरण नंबर इसको 2 दे दे। 3 नंबर पे आता, 3 नंबर पे लिख देंगे डेल टी एफ फ्रीजिंग टेम्परेचर, और यहाँ लिख देंगे के एफ मोल अवनमन स्थिरांक। ये सब चीजें अपन विस्तार से पढ़ चुके हैं, पीछे के वीडियो देख सकते हो, समझ में आ जाएगी।
और 4 नंबर पे अपन ने लिखा पाई बराबर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन पढ़ गए हैं। अब वन टॉप गुणांक की जरूरत क्यों पड़ी वो समझते हैं पहले। देखो हुआ क्या एक्चुअल में, जैसे मान लो अपन ने NaCl लिया, या मान लो अपन ने लिया MgCl2, या अपन ने लिया मान लो A। अब ये तीनों के तीनों आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो अगर जल में अपन डाले तो वो आयनों में बदल जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो इनको जैसे ही अपन जल में डालेंगे तो ये आयनों में टूट जाएगा Na+ और Cl, ये टूट जाएगा Mg2+ और 2 बनेंगे Cl-। देखो Cl2 तो 2 बन जाएंगे Cl-। ये टूटेगा Al3+ और साथ में बन जाएंगे 3 बन जाएंगे। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि मान लो क्या अपन ने कोई समीकरण को देख के पता लग रहा है कि अपन ने 1 मोल NaCl डाला जल में, कितने अणु डाले? 1 मोल। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अणुसंघ के गुणधर्म है वो एक्चुअल में डिपेंड किस पे करते हैं? अणुओं की संख्या पर। तो जब NaCl जल के बाहर था तब 1 मोल NaCl था, तो ये जो चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो एक अणु के हिसाब से अपना बिहेव दर्शाएगी। अब जैसे ही NaCl को जल में डालेंगे तो हम ध्यान देंगे कि अगर अपन ने 1 NaCl जल में डाला है तो जल में 1 मोल तो बन जाएगा Na+ और 1 मोल बन जाएगा Cl-। अणुसंघ के गुणधर्म की परिभाषा में बेटा अपन ने यही चीज पढ़ी थी कि ये गुणधर्म इस चीज पर डिपेंड नहीं करते कि पदार्थ क्या है, आयन है, यौगिक है, आयनिक है, सहसंयोजक है, इस पर डिपेंड नहीं करता। ये इस पर डिपेंड करता है कि कितने हैं, अणुओं की संख्या कितनी है। अब NaCl को भूलो एक बार, अपन मैं इस तरह बोल रहा हूं कि अपन ने जल में 1 अणु डाला किसी भी चीज का XYZ का, और जल में हमें 2 अणु प्राप्त हो गए सर। एक देखो ये, एक ये। अब हमने तो अणु डाला था 1 और जल में जाते उनके हो गए डबल, यानी बन गए 2। अब अणुसंघ के गुणधर्म बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, बदलेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ NaCl है सर, यहाँ Na+ है सर, यहाँ Cl-। फर्क ये पड़ेगा कितने अणु हैं। तो बोला जल में हमने डाला 1 मोल NaCl और बाहर अपन ने 1 मोल NaCl जल में डाला और जल में जाते ही 2 मोल अणु प्राप्त हो गए, 1 मोल Na+ यानी धनायन का, 1 मोल Cl- का। तो अणुसंघ के गुणधर्मों में असामान्यता आ गई, बदलाव आ जाएगा, अणुओं की संख्या ही बदल गई। अब जैसे ही अणुओं की संख्या बदल गई तो फिर ये चारों मान ही बदल जाएंगे। ये चारों मान NaCl के लिए जल के बाहर अलग आएंगे, जल के अंदर अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि NaCl जल के बाहर 1 है, जल के अंदर 1 NaCl के 2 टुकड़े हो रहे हैं, 2 अणु बन रहे हैं, 2 आयन बन रहे हैं। तो असामान्यता आ गई। और एग्जांपल करते हैं, यहां ध्यान दो, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का अपन ने 1 मोल लिया सर, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ संख्या, तो 1 मोल। और जैसे ही जल में डाला तो हमें 1 मोल तो प्राप्त हो गया मैग्नीशियम का और 2 मोल प्राप्त हो गए क्लोरीन Cl- के। तो टोटल हमें प्राप्त हो गए 3 मोल। अब अपन ने अणु कितने मोल लिए थे? 1 मोल। उधर बन कितने गए? 3 मोल। यहां 1 मोल लिया तो 2 मोल बन गए सॉरी, यहां 1 मोल लिया तो टोटल 3 अणु बन गए। हमने 1 MgCl2 डाला जल में और जल में जाते ही उसके 3 आयन बन गए, 1 धनायन और 2 ऋणायन। तो अणुओं की संख्या 3 गुना हो गई। 3 गुना हो गई तो साहब अणुओं की संख्या पर अणुसंघ के गुणधर्म बदल जाएंगे, चारों गुणधर्म बदल जाएंगे, बाहर अलग, जल में अलग। इसी प्रकार ये देखो AlCl3, 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया तो 1 मोल तो एल्यूमिनियम का धनायन बन गया, अगर 3 मोल क्लोराइड के ऋणायन बन गए तो यहां पर अणुओं की संख्या हो गई 4।
तो यहाँ अणु अपन ने लिया था एक, 1 से 4 यानी अणुओं की संख्या 4 गुना बढ़ गई, और अणुओं की संख्या 4 गुना बढ़ गई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ेगी, अणु संख्या गुणधर्म भी बदलेंगे। क्योंकि हमने कहा था फर्क नहीं पड़ता साहब NaCl है, MgCl2 है या AlCl3 है, इन चारों पर फर्क इस चीज का पड़ेगा कि कितने हैं। और जैसे ही अपन ने जल में डाले तो सबकी संख्या ही बदल गई, और संख्या ही बदल गई तो हम कह सकते हैं कि अगर अणुओं की संख्या बदलती है तो अणु संख्या गुणधर्म भी बदलेंगे। तो फिर वैज्ञानिकों के सामने समस्या आई कि यार इन बदलाव के कारण, ये जो बदलाव आ रहे हैं इनके कारण ये सारे फॉर्मूले ही बदल जाएंगे, फिर तो ये लागू ही नहीं होंगे, इनमें असामान्यता आ जाएगी। इस असामान्यता को वापस सामान्य कैसे करें, ये जो बैलेंस आगे पीछे हुआ है उस बैलेंस को वापस सेट कैसे करें। तो बोला अपन एक गुणांक, एक नई चीज इनके बीच में रख देते हैं, इसे कहा गया वॉन्ट होप गुणांक। अब सुनना, भाषा अपने से एक मैं उसमें एग्जांपल और जोड़ देता हूँ। ये तो सब मैंने तोड़ने ही तोड़ने वालों का बता दिया ना, एक और लिख लेते, CH3COOH। सर क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ऑर्गेनिक में बड़े अच्छे तरीके से करें, बड़ी प्यारी चीज है ऑर्गेनिक। एसिटिक अम्ल के अगर अपन ने 2 मोल लिए तो ये दोनों मोल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़कर एक अणु बना देंगे, एक ही अणु बना लेंगे। देखो ऐसे, अब देखो ध्यान दो, कितने मोल लिए एसिटिक अम्ल के, 2 मोल, और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना, 2 के 1, यानी हमने जल से बाहर जल में 2 एसिटिक अम्ल के अणु डाले, तो अणु संख्या गुणधर्म 2 के हिसाब से होने चाहिए ना, 2 अणुओं की संख्या के हिसाब से। पर यहाँ क्या हुआ, वो 2 अणु जुड़ के एक ही अणु बना लेंगे, यानी अणुओं की संख्या घट गई। इन तीनों में तो अणुओं की संख्या बढ़ रही है, अणुओं की संख्या घट गई। देखो यहाँ एक डाला तो 2 बन गए, यहाँ एक डाला तो 2 और 1 3 बन गए, यहाँ एक तो यहाँ 4 बन गए। पर यहाँ 2 अणु डाले तो एक अणु बन गया, और एक अणु बन गया तो अणुओं की संख्या आधी हो गई। अणुओं की संख्या आधी तो फिर से वो अणु संख्या गुणधर्म चारों बदलेंगे, बढ़े या घटे। तो इस बढ़ने को तो अपन क्या बोल सकते हैं, वियोजन, यानी टूटना। एक अणु है वो टूट के 2 आयनों में, 3 आयनों में, 4 आयनों में जुड़ने को बोलते हैं संगुणन। तो इसको नाम याद रखना, ये आयनन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, ये संगुणन हो रहा है। तो अपन लिखेंगे देखो, क्वांटम गुणांक में अपन ये लिख देंगे, ये आवाज तो आ रही, बता बता दिया करो बेटा, अगर आवाज वगैरह में कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट करके बता दिया करो, ताकि आपका समय खराब नहीं हो। चलो ठीक है सब। देखो कि अणुओं के, अणु बोल देते हैं या पदार्थों लिख देता हूं, पदार्थों के वियोजन व संगुणन के बाद अणुओं की संख्या बदल जाती है, अणुओं की संख्या बदल जाती है, जिसे, सॉरी, जिसके कारण, जिसके कारण अणु संख्या गुणधर्म भी, गुणधर्म भी प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं। इस असामान्यता, असामान्यता को संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए, संतुलित करने, संतुलित करने के लिए एक गुणांक का
उपयोग किया गया, उपयोग किया गया, जिसे वॉन्ट ऑफ गुणांक कहते हैं, इसे आई से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी वो जो अणुओं की संख्या में वियोजन होने से अणुओं की संख्या बढ़ गई, संगुणन यानी संयोजन होने से अणुओं की संख्या घट गई, जिसके कारण अणुसंख्य गुणधर्म भी घटे और बढ़े, तो फिर अणुसंख्य गुणधर्म की जो 4 प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी वो भी बदलेगी, उनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस के लिए एक वॉन्ट ऑफ गुणांक डाला गया जिसे आई से दर्शाते हैं। देखो ये जो अपन ने 4 फॉर्मूलाज लिखे हैं, पहला अपन ने लिखा है वाष्प दाब में अवनमन का, दूसरा अपन ने लिखा है क्वथनांक उन्नयन का, तीसरा अपन ने लिखा है हिमांक अवनमन का, और चौथा अपन ने लिखा है परासरण दाब। अब इनमें भी बदलाव आ जाएगा, अणुओं की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, तो को बैलेंस कैसे करें? तो सुनो क्या किया गया, ये जो फॉर्मूला है पहला P1 नोट माइनस PT, अपन डेल P बोलते हैं, नोट वाष्प दाब में अवनमन बटा P1 नोट बराबर, यहाँ पर अपन ने लिखा N2 बटा, दूसरा अपन ने कहा डेल TB इक्वल्स टू KB डॉट M, तीसरा अपन ने लिखा डेल TF KF डॉट M, और चौथा अपन ने लिखा पाई बराबर C। ये तो है मेन बेसिक फॉर्मूले। अब जो असामान्यता आई उसको बैलेंस करने के लिए वॉन्ट ऑफ गुणांक इसमें डाला जाएगा, सब में ये है वॉन्ट ऑफ। अब बैलेंस, अब जो असामान्यता आएगी वो भी शामिल हो गई फॉर्मूले में। अगर संगुणन यानी संयोजन और वियोजन हुआ तो आई की वैल्यू है ना वो यहाँ पर पुट कर दी जाएगी, जिसके कारण जो प्रभाव आएगा वो बैलेंस हो जाएगा। देखो समझो कैसे, जैसे मान लो अपन ने जल में डाला C6H12O6, अब ये जल में जाके आयनों में नहीं टूटता है, यानी ना तो इसका वियोजन, घुल तो जाता है ये, जैसे ग्लूकोज है या चीनी है तो जल में घुल तो जाएंगे, मगर ना तो ये आयनों में टूटेंगे और ना ये संगुणित होंगे। तो देखो होगा क्या, जैसे 1 मोल C6H12O6 लिया ना तो जल में ऐसे ही रहेगा C6H12O6, ऐसे ही रहेगा, इतना ही रहेगा। तो इसके आई का मान ज्ञात कर ले। अब तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं सर, वॉन्ट ऑफ गुणांक के फॉर्मूले क्या होंगे तो सुनना। इसका फॉर्मूला होगा वियोजन, या तो वियोजन होगा या संगुणन होगा, संगुणन के बाद अणुओं की संख्या संख्या बटा वियोजन या संगुणन के पूर्व अणुओं की संख्या। एक तो फॉर्मूला है ये, क्या ज्ञात करने का, आई का मान ज्ञात करने। अपन प्रैक्टिकली करेंगे, डरो मत, आप आराम से। यानी जो वियोजन और संगुणन होगा उसके बाद में अणुओं की संख्या कितनी हो गई बटा पहले कितनी थी, उससे हमें मिलेगा आई, यानी वॉन्ट ऑफ गुणांक की वैल्यू मिल जाएगी, जो अपन यहाँ रख देंगे हर फॉर्मूले में। आई की अगर वाष्प दाब अवनमन ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ रख लेंगे, अगर क्वथनांक उन्नयन तो यहाँ, हिमांक अवनमन तो यहाँ, और परासरण दाब तो यहाँ। ठीक है, प्रैक्टिकली और देख लेंगे एग्जाम्पल के साथ। दूसरा इसी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ मिल सकता है एनसीईआरटी में, प्रेक्षित सॉरी सॉरी प्रायोगिक
अणुओं की संख्या बटा सैद्धांतिक अणुओं की संख्या। यानी जब हमने प्रयोग किया, जब जल में डाल दिया वियोजन के पहले, हाँ ठीक है ठीक है, देखो वियोजन या संगुणन के पहले अणुओं की संख्या क्या है, यानी सैद्धांतिक तौर पर अपन मान के कितना चल रहे हैं कि अणुओं की संख्या इतनी होनी चाहिए। देखो सैद्धांतिक तौर पर अपन मान के चल रहे हैं कि NaCl के अणुओं की संख्या जल में भी कितनी है, एक। पर जैसे ही अपन ने जल में डाला और प्रयोग किया, तो प्रायोगिक तौर पर हमें पता चला कि साहब ये तो एक और एक दो हो गई। तो वियोजन के बाद अणुओं की संख्या कितनी है, दो। पहले कितनी है, एक। तो अगर आपने पहला फॉर्मूला लगाया है तो भी वैल्यू तो ऐसे ही रखेंगे कि वियोजन और संगुणन के बाद, तो बाद कितने हो गए, दो। पहले कितना था, NaCl एक। अच्छा ये फॉर्मूला लगाते हैं कि प्रायोगिक तौर पर अणुओं की संख्या कितनी है, तो प्रैक्टिकली तौर पर देखो, प्रैक्टिकली अणुओं की संख्या तो दो प्राप्त हो गई, एक और एक दो। सैद्धांतिक तौर पर कितनी है, एक। तो इस तरह अपन ये फॉर्मूले दोनों फिट कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला इसमें एक और बनता है, I बराबर, यहाँ लिखेंगे सैद्धांतिक, आपके पास सैद्धांतिक ऊपर है, सैद्धांतिक आणविक भार, आणविक द्रव्यमान लिख देता, द्रव्यमान बटा प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान, किसका, विलेय का आणविक। इसको समझाता हूं, देखो सुनो, ये अब की बार चेंज कैसे हो गया वो देखो, कंफ्यूज रहता है ना बच्चा। यहाँ हो, ये जितने भी चारों अणु संख्या गुणधर्म पढ़े हैं अपन ने, इस ये N2 क्या है मुझे ये बताओ। द्रव्य एक तो माना था अपन ने विलायक, और 2 नंबर किसको दिया था, विलेय को। अगर 2 नंबर विलेय है तो N किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को। यानी ये किसके मोल है, विलेय या विलायक के, विलेय के मोल। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर N2 विलेय के मोल है तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। इस फॉर्मूले में N2 का फॉर्मूला रखने पर N2 का फॉर्मूला हमें क्या प्राप्त होगा सर, विलेय का भार यानी W2 बटा विलेय का ही अणुभार यानी M2। तो ये M2 आ जाएगा नीचे। इसका मतलब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, देखो इसमें भी एम, मोललता क्या होती है, मोललता क्या होती है, विलेय का भार बटा, सॉरी, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। अब मुझे ये बताओ, अगर विलेय के मोल, फिर वो 2 नंबर वाला है ना विलेय का मोल, तो N2, यहीं पर तो N2 था, ये N2 है क्या, विलेय के मोल ही तो है N2, 2 नंबर के द्रव्य का, 2 नंबर के पदार्थ का मोल, और 1 नंबर दिया है विलायक को, तो 2 नंबर किसका, विलेय का। तो इस दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वथनांक उन्नयन में भी अगर अपन मोललता के फॉर्मूले को आगे बढ़ाए तो विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान आएगा, और विलेय के मोल को फिर निकालोगे तो N2 का फिर फॉर्मूला रखोगे तो ये आएगा। फिर देखो अणुभार नीचे आ गया, आणविक द्रव्यमान नीचे आया, किसका, विलेय का। तो पहली प्रॉपर्टी में भी आणविक द्रव्यमान विलेय का नीचे आ रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी में भी नीचे आ रहा है, तीसरी में भी नीचे आएगा, और चौथी में देखो सी, सी अपन यहाँ पर क्या कह रहे थे, मोलरता। और मोलरता क्या होती है, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। फिर देखो विलेय के मोल ऊपर है N2 बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। इसको छोड़ो एक बार, इस पे ध्यान दो, विलेय के मोल N2, अगर इसको आगे सोल्व करें तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, फिर अणुभार नीचे आ गया। यानी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है वो आणविक द्रव्यमान नीचे की ओर है, नीचे की ओर है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि अब की बार देखो, अपन ये जो यहाँ लिख रहे थे प्रायोगिक अणुसंख्या किसकी, विलेय की, और यहाँ सैद्धांतिक अणुसंख्या किसकी, विलेय की। पर अगर अपन यहाँ भी देखो वियोजन के बाद यानी प्रैक्टिकल के बाद, और ये भी प्रायोगिक अणुसंख्या, ये दोनों तो सेम हो गए।
पर अणुओं की संख्या की जगह अगर अपन ये वर्ड यूज करना चाहे आणविक द्रव्यमान, तो ये सब फॉर्मूलों में ध्यान देना, ये सब फॉर्मूलों में नीचे की तरफ आ रहा था, तो भाग में भाग उलट जाता है, इसलिए बेटा ये ऐसे आता है, सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान बटा प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान। किसका? ये सैद्धांतिक और प्रायोगिक किसका? विलेय का। कि विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है सैद्धांतिक तौर पर कितना और प्रायोगिक तौर पर कितना। तो ये वॉन टॉप गुणांक के 3 फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल में काम में आएंगे। बिल्कुल हार्ड नहीं है, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, सुनो। चलो अपन निकालते हैं। ये बहुत बार आया हुआ है एक न्यूमेरिकल नॉर्मल सा, कि कोई आपको यौगिक दे दे और उसका वन टॉप गुणांक यानी आई की वैल्यू पूछ ले। जैसे सवाल करते हैं, सवाल पूछ लिया NaCl, इसके लिए आई का मान ज्ञात करना है। NaCl के लिए आई का मान ज्ञात करो, वन टॉप गुणांक ज्ञात करो। सुनना ध्यान से, पहले जैसे ही किसी के बारे में पूछे ना, उसकी समीकरण लिख लो कि सर अब NaCl है, इसको जैसे ही जल में डालेंगे तो ये टूट जाएगा Na+O। ठीक है, अब हमें लिखते हैं आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या होती है? वियोजन के बाद या संयोजन के बाद। पहले देखो यहाँ वियोजन हो रहा है, संयोजन, संगुणन यानी जुड़ाव हो रहा है या टूटना, तो टूटना हो रहा है। एक अणु 2 में टूट रहा है तो वियोजन। तो फॉर्मूला देखो, वियोजन हो या संगुणन दोनों में से एक होगा, तो वियोजन हो रहा है, तो वियोजन के बाद अणुओं की संख्या बटा वियोजन के पहले अणुओं की संख्या। देखो वियोजन के बाद अणु कितने, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो कितने अणु हो गए? 2। तो वियोजन के बाद अणुओं की संख्या है 2 और वियोजन के पहले कितनी है? 1। तो यहाँ NaCl के आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो वन टॉप गुणांक का मान NaCl के लिए कितना है? समझ पा रहे हो? एक आई का मान इसलिए आ गया क्योंकि एक NaCl जब जल में डालते हैं तो 2 बन जाएंगे Na+Cl-। अब कुछ की खोपड़ी ऐसे काम कर रही है कि सर अगर हम 4 ले 10 ले दो, चलो 10 ले लो। अगर तुमने 10 NaCl लिए तो ये क्या बनाएंगे? 10 तो बनाएंगे Na+, और सर ये 10 ही बना देंगे क्या? Cl-। अब आई की वैल्यू ज्ञात कर, वियोजन के बाद अणुओं की संख्या 10 और 10, वियोजन से पहले अणुओं की संख्या। बधाई हो, फिर से आपको आई की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? तो NaCl के लिए वॉन टॉप गुणांक का मान कितना हो गया? 2। और एग्जाम्पल करते हैं, क्या आप करके देखना वीडियो को रोक के। जैसे MgCl2 के लिए पूछ ले, ये आए हुए सवाल है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, है इजी, पर जो बच्चा कॉन्सेप्ट पकड़ पाता है वो कर लेता है, बाकी नहीं हो पाता। तो देखो MgCl2 के लिए पूछे तो समीकरण लिखेंगे, तो समीकरण बनेगी Mg2 प्लस 2Cl-। ठीक है जी, आई की वैल्यू ज्ञात करनी। सर वियोजन के बाद अणुओं की संख्या, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1, और यहाँ पहले से लिखा 2। ठीक है जी, तो अणुओं के बाद संख्या 1 तो ये रही, 2 ये रही, तो कितनी हो गई? 3 बटे पहले कितनी? 1। तो आई की वैल्यू कितनी? MgCl2 के लिए कई बार सूत्र भी नहीं देता, डायरेक्ट नाम दे देता है। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए वॉन टॉप गुणांक की वैल्यू ज्ञात कीजिए, सोडियम क्लोराइड के लिए वॉन टॉप गुणांक की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ें हैं और उम्मीद करता हूँ सबको आता है। अगर फिर भी कोई बच्चा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है कि हमें तो ये भी नहीं आता, तो बने रहिए, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे थोड़ा एक क्लास बेसिक की ले लेंगे, तो 11वीं में आपने पाप किए उनको धोने की कोशिश करेंगे सर मिल के। देखो अब जैसे इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, AlCl3 के लिए वॉन टॉप गुणांक का वैल्यू बताइए। अब देखो वो अगला AlCl3 नहीं लिखेगा, वो इसे लिखेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, जल्दबाजी में AlCl नहीं AlCl3, क्योंकि क्लोरीन की संयोजकता होती है -1 और एल्यूमिनियम की होती है +3, तो इनका फॉर्मूला बनेगा AlCl3। इसको जैसे ही जल में अपन डालेंगे तो ये बनाएगा Al3+, ये आइन है धनाइन, और 3 बन जाएंगे Cl-।
आगे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ एक लिख देते हैं, यहाँ भी नहीं तो एक। इधर वियोजन से पहले एक है, वियोजन के बाद एक और तीन चार हो चुकी। तो आई की वैल्यू वियोजन के बाद अणुओं की संख्या 3 और 1 4 बटा वियोजन से पहले अणुओं की संख्या 1 थी। आई की वैल्यू कितनी आ गई? तो हमने NaCl के लिए यानी सोडियम क्लोराइड के लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 के लिए और एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 के लिए वन टॉप गुणांक की बात कर ली है। वियोजन के बाद अणुओं की संख्या बटे वियोजन से पहले अणुओं की संख्या, तीनों में सेम किया है। अब एक सवाल जो बोर्ड में आया है बच्चे जल्दबाजी, सवाल ऐसे आ जाता है, एसिटिक अम्ल के लिए, एसिटिक अम्ल के लिए आई का मान यानी वन टॉप गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां थोड़ा ध्यान रखना है, यहां वियोजन नहीं होता, संगुणन होता है। अब जुड़ने के लिए कम से कम 2 अणु तो चाहिए, वरना जुड़ेंगे किससे? समझ रहे हो? CH3COOH ऐसे लिख दो, या फिर डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा यहाँ तो CH3COOH, स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। अब ये अणु जुड़ने के लिए 2 होंगे सर, 2 अणु लेंगे। CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल के 2 अणु लेंगे। भाई एक तो जुड़ेगा किससे? जुड़ने के लिए कम से कम 2 चाहिए, तो अपन 2 अणु लेते हैं और ये दोनों अणु जुड़ के एक अणु बना लेंगे। 2 है, जुड़ेंगे एक बना लेंगे। तो यहाँ आगे मत लगा देना, CH3COOH के 2 अणु जुड़ के एक ये बना ले। पहले कितने थे? 2। संगुणन हो गया, जुड़ गए की बार, कितना बन गया? 1। अब देखिए ये बताओ, ये जुड़ क्यों गए? चलो बताओ, देखें। मैं 2 अणु लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। CH3COOH है, ये भी एसिटिक अम्ल। अरे मैं जो हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मैं वही हूँ भाई, मैं ऐसे खड़ा हो गया तो मैं वही हूँ, ऐसे खड़ा हो गया तो मैं तो वही हूँ। चीजें नहीं बदल जाती ऐसे लिख देने से, बॉन्ड वही है सब, है ना। CH3COOH, CH3COOH एसिटिक। इस तरह से क्यों लिखा, रीजन दे। देखो, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा तो ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन पे प्लस। अगर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच हो तो बीच में नया बॉन्ड, इस बॉन्ड में हाइड्रोजन बंद। ऑर्गेनिक में बड़ा अच्छा पढ़ेंगे, बड़ी प्यारी चीज है। हाइड्रोजन बंद के कारण क्या होता है, 2 एसिटिक अम्ल के अणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के कारण एक अणु बना लेते हैं, जिसे संगुणन बोलते हैं। इस पे ध्यान देने की जरूरत है नहीं, बस याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जुड़ते हैं। यहाँ ऐसे तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, यहाँ नहीं पूछेगा, इस चैप्टर में ये रख लो रे याद, इसमें क्या गारंटी होती है क्या पूछेगा, कौन कोई गोड थोड़ी है। चलो देखो, हुआ क्या, एसिटिक अम्ल का हमें आई का मान ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे साहब 2 एसिटिक अम्ल के अणु जब हम लेते हैं और उनमें संगुणन होता है, यानी वो जुड़ते हैं, वियोजन नहीं संगुणन, तो उनसे बनता है एक अणु। दोनों CH3COOH आपस में जुड़ के एक अणु बना ले। अच्छा, एक बना लिया तो आई की वैल्यू क्या है? आई के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा सर, वियोजन हो रहा था ना इतनी देर, NaCl में, MgCl2 में, AlCl3 में। यहाँ क्या हो रहा है, संगुणन, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। इस संगुणन के बाद अणुओं की संख्या कितनी है बटा संगुणन के पहले अणुओं की संख्या कितनी थी। तो सर देखो, संगुणन के बाद कितनी है? 1। संगुणन के पहले कितनी? तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा 2, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। ये सवाल बच्चा जल्दबाजी करता है, इसको भी आयनों में तोड़ देता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इस तरह से अपन कह रहे हैं कि 2 अणु मिलकर एक अणु बना रहे हैं, तो वन टॉप गुणांक का माना गया 0.5। तो इन फॉर्मूलाज में जब भी अपन आणविक गुणधर्म ज्ञात करेंगे तो एसिटिक अम्ल के लिए यहाँ पर हमेशा 0.5 यानी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। NaCl के लिए यहाँ पर 2 2 2 और 2 रखेंगे। MgCl2 की बात करेंगे तो 3 रखेंगे, AlCl3 के 4 रखेंगे। ज्ञात अपन ने सारी कर। ये खेल है वन टॉप गुणांक का। वन टॉप गुणांक का
काम यही है कि जो इम्बैलेंस आता है उसको वापस बैलेंस कर दें। तो वन टॉम गुणांक के बारे में अपन ने बहुत कुछ अच्छे से विस्तार से पढ़ा है। अब इसको खत्म करने के बाद अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अगली क्लास, वन टॉम गुणांक से रिलेटेड। इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स भी कुछ और करवाने हैं मुझे जो अच्छे लगेंगे, या पिछले बोर्ड के एग्जाम्स में जो इस पार्ट से आए हुए हैं वो सवाल पूरे करेंगे अपन एक वीडियो में। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान देना, देखो सुनो, जैसे वन टॉप गुणांक ज्ञात करने का एक तरीका भी है, देखो कैसे। जैसे अपने लिखा NaCl और ये बदल गया Na प्लस, सॉरी Na प्लस और Cl। अब अपन लिखे T बराबर 0 और यहाँ लिख देता हूँ मैं T बराबर T बराबर 0 का मतलब है जब टाइम 0 है, जब अपन ने NaCl को जल में डाला ही नहीं है। जब NaCl को जल में नहीं डाला तो NaCl की अणुओं की वैल्यू कितनी है, 1। ध्यान से सुनना, जब NaCl को जल में नहीं डाला तो NaCl जल के बाहर है, यानी वियोजन से पहले की स्थिति T बराबर 0, अभी वियोजन नहीं हुआ है। तब अपन ध्यान देंगे कि NaCl तो 1 है, ना तो अभी Na प्लस बना है और ना ही Cl माइनस। तो अपन कह सकते हैं T बराबर 0 पर NaCl कितना है, 1, और Na प्लस और Cl माइनस कितने हैं, 0 0। अब अपन मान के चलते हैं कि जो T बराबर T यानी कुछ समय बाद, जब टाइम टाइम निकल गया, या मैं यूं कह दूं T समय बाद, ऐसे लिख देता हूं। इस समय बाद हमने देखा कि 1 में से अल्फा मात्रा उधर चली गई, यानी अल्फा हिस्से का वियोजन हो गया। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन में प्रैक्टिकली समझाऊंगा, इमेजिनेशन चालू रखना, नहीं रहेगा गारंटी मेरी। सुनो, तो यहीं छोड़ो एक बात, मुझे ये बताओ, अगर मैं एक NaCl लेता हूं तो यहाँ बनता है एक ही बनता है Na प्लस और एक ही बनेगा Cl। ये तो समझ में आ रहा है। अगर अपन एक NaCl लेते हैं तो जल में डालने पर एक Na प्लस बनेगा और एक, अगर हम दो NaCl लें तो दो तो बनेंगे Na प्लस और दो ही बनेंगे Cl माइनस। ठीक हो ना अभी तक? दो NaCl लेंगे तो दो बनेंगे Na प्लस, दो बनेंगे, चलो मैंने 10 NaCl ले लिए तो 10 तो बनेंगे Na प्लस और 10 ही बन जाए। उल्टा बोल दूं क्या? अगर ये एक है, ये एक है, तो ये भी एक है, ये दो है, ये दो है, तो ये दो है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये स्थिति तब की है कि अपन ने 10 Na से लिया और 10 का 10 ही वियोजित हो गया, यानी जितना डाला पूरा ही वियोजित हो गया, 100% वियोजित हो गया। समझ रहे हो ना? 10 NaCl लिए तो हमें 10 Na प्लस और 10 Cl माइनस कब प्राप्त होंगे, जब पूरा का पूरा NaCl वियोजित हो गया। पर मुझे एक बात बताओ, अगर इस 10 में से 5 ही वियोजित हुआ होता तो क्या प्राप्त होता? 5 वियोजित होता तो 5 तो मिलते हमें Na, और 5 ही क्या मिलते, Cl माइनस, और 5 वैसे के वैसे ही बच जाते Na का वियोजन। 50% वियोजन अगर हुआ तो हमें यहाँ 5 5 मिलेगा। ये 5 कब आएगा, 10 माइनस 5 और 10 माइनस, क्यों कह दूं क्या, ध्यान से सुनना, मैं ऐसे लिख दूं क्या, 10 NaCl लिए, इनमें से 5 ही वियोजित हुए, 5 वियोजित हुए तो हमें 5 तो मिल गए Na प्लस और 5 मिल गए Cl। ऐसे कह दूंगा ये टोटल कितने हैं, 10, 10 में से वियोजित कितने हुए हैं, 5, ये तो कितने बचे हैं, 10 माइनस, और ये कितने हैं, 5, और ये भी कितने, अब मैं कह देता हूँ एल्फा वियोजित हुआ है। देखो 5 वियोजित हुआ है तो दोनों जगह 5 लिखा, एल्फा वियोजित हुआ है तो दोनों जगह एल्फा लिख दिया। 10 में से 5 वियोजित हुआ, 10 में से कितना वियोजित हुआ, एल्फा, नहीं लिख देंगे क्या? आप इस बता, थोड़ा कंफ्यूज हो। एक में अभी T बराबर 0 पर जितना NaCl अपन ने लिया उसमें से कोई वियोजन नहीं हुआ है, क्योंकि अपन ने जल में डाला ही नहीं है। तब की स्थिति यह है, वियोजन से पहले की स्थिति है कि एक NaCl है और Na प्लस और Cl माइनस 0 है, वियोजन से पहले।
अब वियोजन के बाद की स्थिति ये है, हम कह रहे हैं एक में से अल्फा का वियोजन हो गया, ये भी अल्फा बन गया और ये भी अल्फा बन गया। ध्यान से सुनना, यहाँ कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों। सर ऐसे कैसे हो गया? कितने NaCl लिए? 10। 10 में से कितने का वियोजन हुआ? 5 का ही। 5 NaCl ऐसे ही पड़े, समझ पा रहे हो? 5 का वियोजन हुआ तो इसके नीचे अपन ने क्या लिखा? 10 - 5 बचे हैं, क्योंकि 5 तो वियोजित हो गए ना। ध्यान से सुनना, इस समय बाद में 10 में से 5 ही वियोजित हुए, तो NaCl कितने बचे? 10 थे, 5 घटा दिया। मैं कह रहा हूं एक NaCl था, अल्फा का वियोजन हो गया, तो टी समय बाद बचा कितना? 1 - अल्फा। ये तो समझ में आया ना भाई? एक था, अल्फा का वियोजन हो गया तो 1 - अल्फा। 10 थे, 5 का ही वियोजन हुआ, तो बचे कितने NaCl? 10 - 5, 5 ही तो बचे। 10 थे, अल्फा वियोजित हो गए तो 10 - अल्फा। 10 थे, 5 वियोजित हुए तो 10 - 5। तो यहां देखो, एक था, अल्फा वियोजित हो गया तो बचा कितना? 1 - अल्फा। कौन बचा? NaCl। ठीक है, अब सुनो, 10 थे, अगर 5 वियोजित हुए तो 5 मिले Na+ और 5 मिले Cl-। 10 थे, अगर अल्फा वियोजित हुआ तो अल्फा मिलेंगे Na+ और अल्फा ही मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो यहां ध्यान दो, एक NaCl था, वियोजन से पहले ये दोनों नहीं बने थे जी, और वियोजन के बाद एक में से अल्फा वियोजन हो गया तो अल्फा ही बन गया Na+ और अल्फा ही बन गया Cl-। अब आई का मान ज्ञात करो। आई का फॉर्मूला क्या होता है? वियोजन के बाद अणुओं की संख्या बटा वियोजन के पहले अणुओं की संख्या। बताओ वियोजन के बाद विलयन में कितने अणु हैं? ये अणु है वियोजन के बाद। NaCl तो कितना है? 1 - अल्फा, क्योंकि अल्फा का वियोजन हुआ है। तो NaCl तो है, टी समय के बाद NaCl तो है 1 - अल्फा। चलो 1 - अल्फा। Na+ कितने हैं? प्लस अल्फा और प्लस। Na+ भी अल्फा है और Cl- भी कितने हैं? अल्फा। और NaCl कितने हैं? 1 - अल्फा। सबको जोड़ देते हैं। देखो, वियोजन के बाद यानी टी समय के बाद विलयन में NaCl के अणु तो कितने बचे? बोला 1 - अल्फा। और Na+ कितने बने हुए हैं? अल्फा। और Cl- भी कितने बने हुए हैं? अल्फा। तो टोटल कितने हुए? इन तीनों का जो। तो वियोजन के बाद में बचे हैं 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। वियोजन से पहले कितने थे? ये तो था 1 और ये था 0 और ये भी था। अब सोल्व कर देखो, तो ऐसे लिख दूं क्या? ध्यान से सुन, वो इसको मैं कोष्टक उठा देता हूँ। माइनस एल्फा से प्लस एल्फा गया, माइनस एल्फा से प्लस एल्फा गया, तो ऊपर तो क्या बचा? 1 प्लस, नीचे। और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? आई की वैल्यू क्या आएगी? वन प्लस एल्फा वैल्यू आ गई। NaCl के लिए, NaCl के लिए वन टॉप गुणांक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई बराबर 1 प्लस एल्फा। अब मुझे ये बताओ, अपने अपने तरीके से NaCl के लिए वन टॉप गुणांक का मान कितना निकाला था? कितना निकाला था? सॉरी 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 सॉरी, 2 में 1 का भाग 2। ये मैं जल्द, यहाँ तो सही करा, जल्दबाजी। चलो ठीक है, NaCl के लिए वन टॉप गुणांक का मान कितना आ रहा है? 2। यहाँ भी कितना आया? 2। अभी वाले फॉर्मूले से 2 निकालो सर, अभी वाले फॉर्मूले, अभी वाले फॉर्मूले तो सर तो मिटा दे, कंफ्यूज करेगा। अच्छा जी, आई की वैल्यू NaCl के लिए फॉर्मूला आया है 1 प्लस एल्फा। मुझे बताओ एल्फा क्या है यार? यहाँ, हाँ एल्फा क्या है? यहाँ एल्फा है वियोजन की या संयोजन की या संगुणन।
सुनना ध्यान से। एल्फा की वैल्यू वियोजन या संगुणन की मात्रा है, और हम जानते हैं कि NaCl पूरा का पूरा टूट गया। देखो, एक NaCl लिया था और वो एक का एक तो मिल गया Na+ और एक मिल गया Cl-। तो जो एक लिया वो पूरा ही वियोजित हो गया। तो वियोजन की मात्रा कितनी है? 100%। कितनी है? 100%। और 100% का मतलब होता है कितना? एक। एक पर मापते हैं, यानी एक में से एक पूरा ही गया। पूरा गया तो यहाँ एल्फा की वैल्यू रखेंगे एक, तो आई का मान आ जाएगा 1+1। यही अपन ने देखो इस फॉर्मूले से भी NaCl की वैल्यू निकाली। और आई बराबर 1+एल्फा अगर लगाते हैं NaCl के लिए, ये फॉर्मूला सिर्फ NaCl के लिए बना है, आई बराबर 1+एल्फा। इससे अगर अपन वैल्यू चेक करें तो ये आई बराबर एक तो पहले से, और एल्फा है वियोजन की मात्रा। बोला एक में से कितना वियोजित हुआ है कि अपन ने एक NaCl लिया सर, वो तो पूरा ही वियोजित हो गया। एक में से एक ही वियोजित हो गया। अच्छा, एक में से एक ही हो गया है क्या? तब तो एक यहाँ और लिख दिया। एल्फा का मान भी एक है, और आई बराबर 1+1 2 हो गए सर। सर ऐसा MgCl2 के लिए करके बताओ, इस तरीके से तो सर कर देते। लिखता हूं मैं, MgCl2 क्या बनाता है? 2Mg, सॉरी 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 बाबा सॉरी। देखो, Mg2+ और 2 बना रहा है, यही तो है। चलो वही लिखते हैं। T बराबर 0, T बराबर 0 पर ये कितना है? 1। और ये भी बने ही नहीं है, अभी अपन ने जल में डाला ही नहीं है, तो बना ही नहीं है। दोनों के मान कितना? यहाँ देखो, T समय पर अब वियोजन हो गया। 1 में से कितना वियोजित हो गया? एल्फा। 1 में से कितना वियोजित हो गया? बचा कितना? 1-एल्फा। 1 में से एल्फा वियोजित हो गया, बचा कितना? 1-एल्फा। पर अब यहाँ एल्फा एल्फा मत लिख देना, NaCl में लिखा था। क्यों लिखा था? सुनना। क्यों लिखा था? सुनना। एक NaCl लिया तो एक ही Na+ बन रहा है, एक ही दो NaCl वियोजित होंगे तो दो ही Na+ बनेंगे और दो ही Cl-। अगर एल्फा वियोजित हुआ MgCl2 के लिए भाषा सुनना, अगर एक MgCl2 वियोजित होता है तो Mg तो एक ही बनेगा, Cl कितने बनेंगे? 2। ये तो एल्फा ही बनेगा। देखो, एल्फा अगर वियोजित हो गया तो ये तो एल्फा ही बनेगा, मगर ये 2 एल्फा बनेगा। एक NaCl लिया और पूरे वियोजित हो गए तो एक Na+ बना, एक Cl-। अगर दो NaCl लिए तो दो Na+ बने, दो Cl-। अगर एक में से एल्फा ही वियोजित हुआ तो कुछ समय बाद में ये तो बचेगा 1-एल्फा। तो चलो अब एक के लिए बोल रहा हूं मैं, सुनना। कुछ समय बाद में एक में से एल्फा वियोजित हो गया, एल्फा बना Na+ और एल्फा ही बना Cl। पर यहाँ देखो, एक लिया तो ये तो एक ही बना, एल्फा वियोजित हुआ तो ये तो एल्फा ही बनेगा, मगर ये 2 एल्फा बनेगा। अब आई की वैल्यू याद करते हैं। आई क्या है? वियोजन के बाद अणुओं की संख्या। ये वियोजन के बाद अणु है सर, जोड़ लेते हैं। ये तो है 1-एल्फा, ये कितना है? बोला +एल्फा। ये कितना है? बोला +2 एल्फा। 1+0+1 वियोजन से पहले MgCl2 एक था, ये दोनों बने नहीं थे। वैल्यू रख, -एल्फा से +एल्फा गए, फॉर्मूला बन गया 1+। ये तो एक आ जाएगा ना। अब इसके लिए फॉर्मूला रखते हैं। अपने जितना MgCl2 लिया पूरा ही वियोजित हो चुका है। अपन ने एक लिया, एक का एक ही वियोजित हो गया, तभी तो एक Mg बना और दो क्या बन गए? Cl-। और जो चीज 100% वियोजित हो जाती है, एक में से एक वियोजित हो जाती है, उसके लिए एल्फा एक होता है। तो यहाँ अगर
एल्फा नहीं, एल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे। सुनो ये क्या बन गया, 1 + 2, कोई चिन्ह नहीं है तो 2 × 1 2, 1 + 2 = 3। इसका मतलब MgCl2 के लिए I की वैल्यू इस फॉर्मूले से कितनी आई, 3। और अपने फॉर्मूले से भी कितनी आई थी, अपने फॉर्मूले से भी अपने MgCl2 की अपने फॉर्मूले से भी I की वैल्यू 3 ही आई थी सर, और अभी वाले फॉर्मूले से भी। पेज भूल जाता सर आप एक काम करो सर, आप सर ये निकाल के AlCl3 का निकालो, क्या बनेगा सर, इसे एक तो बनेगा Al3+, और सर तीनों बनेंगे। तो जब t = 0 हुआ तो बोला सर ये तो 1 होगा और ये दोनों 0, और t समय पर बोला सर 1 में से एल्फा तो वियोजित हो गया, अब ये तो 1 ही बन रहा है ना, तो ये तो एल्फा ही बनेगा, 3 बन रहे हैं तो ये 3 एल्फा बनेगा। अच्छा सर I का मान, वियोजन के बाद संख्या टोटल कितनी है अणु की, बोला इधर तो बचा है 1 - एल्फा + एल्फा और +3l, नीचे क्या बचा, बोला सर 1 + एल्फा से सर एल्फा गया, ये बचा 1 - 3 एल्फा, बटा नीचे बचा 1, फॉर्मूला बच गया, फॉर्मूला बच 1 माइनस। अब आते हैं यहाँ, अपन कह रहे हैं एक AlCl3 लिया और वो पूरा ही वियोजित हो गया, तो एक तो बना Al3 + 3 बने सी, पूरा वियोजित हो गया 100%, तो I का मान 1, एक में से एक ही वियोजित हो गया, तो I का मान कितना, 1। चलो I का मान यहाँ एल्फा का मान कितना, 1 रख देते हैं, तो 1 - 3 × 3 × 1 3, 3 और 1 I की वैल्यू, समझ रहे हो, नहीं समझे, समझ रहे हो। तो ये अपना रहा वोन टॉप गुणांक। वोन टॉप गुणांक में अपन ने विस्तार से चीजें पढ़ ली है, एक दो कोई न्यूमेरिकल है तो मैं करवाऊंगा, बीच में करवाई भी है, एसिटिक अम्ल का वोन टॉप गुणांक निकाला है, NaCl का, MgCl2 का, AlC। तो आप सभी बच्चों को पुनः ढेर सारी बधाई, बधाई हो, आपका पहला पार्ट की थ्योरी का पार्ट पूरा हो चुका है। अब न्यूमेरिकल्स और कुछ PYQs बचे जो मैं अलग से वीडियो करवा दूँ। तो अगर आपने मेरे साथ ये पूरा पार्ट कर लिया है, नोट्स तैयार कर लिए हैं, तो प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको केमिस्ट्री अब भी हार्ड लगती है, या अब लगता है कि सर कुछ ट्रैक पर आ जाएगी चीज़। मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी, एक बार में सब ठीक नहीं होता, एक बार में 100% याद नहीं होता, आपको नहीं, किसी को नहीं होता, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हर चीज़ का विकल्प हो सकता है पर मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो चलो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय।